हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है हमारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इससे पहले के 6 चैप्टर्स में कम्प्लीटली अपलोड कर चुका हूँ। पर चैप्टर 60-70 क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें MCQs प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और थोड़ा थोड़ा हम बेसिक भी उसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रीजनल एस्पिरेशंस। पहले हम MCQs देखेंगे और फिर उसके बाद हम छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, विच पीरियड इन इंडिया कैन बी सीन एज द पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ समझते चलो। ऑटोनॉमी का मतलब है एक प्रकार से थोड़ी थोड़ी फ्रीडम की डिमांड करने लगे थे। तो मतलब इंडिया का 1947 से लेकर 2023 तक कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पर अलग अलग जगह पे ये डिमांड होने लग गई थी कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में। तो ये वाला जो टाइम था ये था 1980 वाला टाइम था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड उठने लग गई थी रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर, है ना। डैश एस्पिरेशंस रेफर टू व्हेन डिफरेंट रीजन्स डिमांड ऑटोनॉमी आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। तो मतलब इसमें क्या आएगा, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस चीज़ को हम कहते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे रीजन जो हैं ऑटोनॉमी की डिमांड करने लग जाएंगे, जो इंडियन यूनियन से के फ्रेमवर्क से ही अलग है। तो वो है रीजनल एस्पिरेशन। तो रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब यही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में लोग जो हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड करते हैं, कुछ स्पेशल रियायतें डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, हमारा कल्चर अलग है, हमारी सारी चीज़ें अलग हैं। तो यही चीज़ें हैं ना। व्हेन विच अप्रोच डिड इंडिया टेक ऑन क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी। अब आपको पता है इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से सबका एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं ना, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने अप्रोच अपनाई, डेमोक्रेटिकली अप्रोच अपनाई थी। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था, तो सबको पता है 1984 में हुआ था। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या होना। नागालैंड को कब क्रिएट किया गया था, 1963 में क्रिएट किया गया था। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कब हुआ था, 1974। द्रविडियन लीडर या द्रविडियन मूवमेंट के लीडर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रविडियन मूवमेंट के लीडर हैं EV रामास्वामी नाइकर। पंजाब हरियाणा कब एग्जिस्टेंस में आए थे, 1966 में एग्जिस्टेंस में आए थे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो आर्टिकल 370 था, जिसको सरकार ने 2019 में अबॉलिश कर दिया। और जम्मू कश्मीर को आपको पता है 2 यूनियन टेरेटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना। तो आर्टिकल 370 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इशू इंडिया हैड टू कोप विद इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन से इशू थे जहाँ पर इंडिया को ये सारे के सारे इशू फेस करने पड़े आज़ादी मिलने के बाद। तो पार्टीशन का इशू था, डिस्प्लेसमेंट का इशू था, इंटीग्रेशन का इशू था, रीऑर्गेनाइजेशन का इशू था। ये आपने चैप्टर 1 में देखे थे। तो सारे के सारे इशू हमारे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फेस किए थे। कोप अप का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1986 में साइन हुआ था, 1986। ग्रेट फेमाइन केम इन मिजो हिल्स। मिजो हिल्स में ग्रेट फेमाइन कब आई थी, 1959 में आई थी। किस स्टेट में DMK पार्टी एक्टिव है, तो ये है आपका तमिलनाडु। तो ध्यान रखना DMK में, तमिलनाडु में एक तो पार्टी है DMK और एक है AIADMK, ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। और AIADMK का मतलब है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। ये 2 पार्टी आपकी एक्टिव है तमिलनाडु में। एट प्रेजेंट में तमिलनाडु में जो CM है वो DMK के ही है ना, स्टालिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलोंग टू विच स्टेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस। 3 लीडर इस चैप्टर में आप उनके पढ़ोगे। फाउंडर थे इसके शेख अब्दुल्ला, फिर इनके बेटे आते हैं फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बेटे आते हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। शेख अब्दुल्ला अब रहे नहीं है, फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल बहुत एज्ड हैं, और उमर अब्दुल्ला ये तीनों के तीनों CM रह चुके हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो NC जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, ध्यान रखना आप। ठीक है, एक पार्टी और है जम्मू एंड कश्मीर में, PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, जिसको अब महबूबा मुफ्ती लीड कर रही हैं। टू होम डिड द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस गो आफ्टर द डेथ ऑफ शेख अब्दुल्ला। अभी मैंने बताया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप किसके हाथ में चली जाती है शेख अब्दुल्ला के बाद, तो डेफिनेटली फारूक अब्दुल्ला के बाद जाएगी। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ऐसे याद रखना है ना। तो ये चली जाती है किसमें, फारूक अब्दुल्ला के हाथ में चली जाती है।
विच यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी, एक तो खुद जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था? 1973 में पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वर अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स व्हिच वर मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कौन से ये स्टेट हैं जो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना? तो त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स और मेघालय, तीनों ही ध्यान रखना, तीनों ही आपके प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और बाद में वो मर्ज हो जाते हैं ना इंडिया के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस। नागा नेशनल काउंसिल के लीडर कौन थे? नागा नेशनल काउंसिल के अंगामी जाबू फिजो ये लीडर थे। 1966 में कौन से स्टेट बने थे? ऊपर आपने देखा था 2 स्टेट बने थे, पंजाब और हरियाणा 1966 में बने थे। राजीव गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स कब ज्वाइन की थी? 1980 के बाद ही ज्वाइन करी थी, ठीक है। राजीव गांधी जो कि बेटे थे किसके? इंदिरा गांधी के। मेघालय से आसाम कब बना था? मेघालय से आसाम बना था 1972 में। मास्टर ताराचंद लीडर थे किसके? SGPC ये इनका ग्रुप है, इसके मतलब लीडर थे। बोडो कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है? बोडो कम्युनिटी आसाम से बिलोंग करती है, आसाम ध्यान रखना है ना। राजीव गांधी लोंगोवाल पैक्ट कब साइन हुआ था? या राजीव गांधी लोंगोवाल पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है पंजाब अकॉर्ड, है ना। राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड का दूसरा नाम पंजाब अकॉर्ड है। विच स्टूडेंट ग्रुप लेड एंटी फॉरेनर मूवमेंट इन आसाम? कौन से मतलब ग्रुप ने एंटी फॉरेनर मूवमेंट चलाया था आसाम में? तो वो आसू करके है ना, आसू। तो आसू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। अकाली दल जो है कब बनाया गया था? एक पॉलिटिकल विंग है सिक्की, ये 1920 में बनाया गया था। पंजाब अकॉर्ड को कब साइन किया गया था? 1985 में पंजाब अकॉर्ड साइन हुआ था। डैश वाज फॉर्म्ड इन 1920 एज ए पॉलिटिकल विंग ऑफ 6। तो अकाली दल बनी थी ना 1920 में, पॉलिटिकल विंग ऑफ 6। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज द रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर 1947। 1947 से पहले कश्मीर का राजा कौन हुआ करता था? राजा हरि सिंह। डैश द दल वाज फॉर्म्ड इन 1920 एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ 6। तो अकाली दल बना था 1920 में। ऑन अब यहाँ पे डेट पूछ रहा है 2019। आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था जम्मू कश्मीर और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। तो वो था 5 अगस्त 2019, ध्यान रखना। 5 अगस्त 2019 को क्या किया था? जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जहाँ पे आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 स्टेट बना दिए जाते हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पंजाब हरियाणा कब बने थे? 1966 में। डैश 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सिख जो गुरुद्वारा था है ना पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। तो ये जून 1984 में चला था। इसी के बाद में आपको पता है इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हो जाती है। ए स्मॉल कॉरिडोर ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर्स कनेक्ट रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद रेस्ट ऑफ इंडिया। आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना इंडिया का, यहाँ पे एक चिकन नेक है, आपने देखा होगा, इस वाली जगह पे एक चिकन नेक है। मात्र 22 किलोमीटर का एक एरिया है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया अलग हो जाएगा मेन इंडिया से। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन इंडिया से कौन सा वाला एरिया जोड़ता है? इसको बोलते हैं सिलगुड़ी कॉरिडोर, ध्यान रखना, सिलगुड़ी कॉरिडोर, जो कि मात्र 22 किलोमीटर का है ना। नागालैंड कब क्रिएट हुआ था? नागालैंड 1963 में क्रिएट हुआ था। 7 सिस्टर्स के नाम से किसको जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 2 7, हाँ 7 स्टेट हो गए। तो इनको बोलते हैं हम क्या? 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, राइट। डैश इज ऑलवेज सीन एज द मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मेजर इशू है वो है कश्मीर इशू। पाकिस्तान तब से ही चिल्ला रहा कश्मीर कश्मीर, और हम भी कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं बेटा, तो मैं कुछ भी हो जाए ना, कितनी भी कोशिश कर लो। तो कश्मीर इशू इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक मेजर इशू है। 1974 में किसने एग्रीमेंट साइन किया था शेख अब्दुल्ला के साथ? इंदिरा गांधी ने। शेख अब्दुल्ला की डेथ कब होती है? 1982 में होती है, ध्यान रखना। शेख अब्दुल्ला 1982 में चले जाते हैं और 1984 में इंदिरा गांधी चली जाती हैं। तो थोड़ा पास पास में ही इनकी डेट। इन विच स्टेट प्रोटेस्ट स्टार्टेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। किस स्टेट में? अब यार ये जनरली हिंदी लैंग्वेज वाला मामला नहीं, साउथ में ज़्यादा चलता है, ध्यान रखना। तो साउथ का स्टेट है तमिलनाडु। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था और गलत भी नहीं था, क्योंकि साउथ में जब हिंदी बोलते ही नहीं तो लागू क्यों कर रहे थे ना। तो यहाँ पर तमिलनाडु में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मेन इशू कश्मीर इशू है, और कश्मीर रीजन में किसको उसका हर्ट बोलते हैं? तो कश्मीर वैली को उसको हर्ट ऑफ द कश्मीर रीजन बोलते हैं।
आज़ादी के टाइम पे कश्मीर के रूलर कौन थे? राजा हरी सिंह थे। और नागालैंड में जो मूवमेंट चलाया था इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए, किसने चलाया था? अंगामी जापू फिजो ने चलाया था। कश्मीर के राजा के खिलाफ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था कश्मीर में? तो वो किया था शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी आपकी 1932 में बनी थी, ध्यान रखना। डीएमके की फुल फॉर्म क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कजगम। एआईडीएमके की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। और ये दोनों की दोनों पार्टी जिस स्टेट में है उसका नाम है तमिलनाडु, राइट। 370 आर्टिकल किस स्टेट से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984। मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर कौन थे? लाल डेंगा। आर्टिकल 370 को डिलीट कब किया गया था या अबोलिश कब किया गया था? 5 अगस्त 2019। आसू की फुल फॉर्म क्या है? ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। अच्छा, मिजोरम जो बन गया था उसके नए सीएम कौन बनते हैं? लाल डेंगा, नया जो मिजोरम बना था। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में कब हुए थे? 1974 में हुए थे। ईवी रामास्वामी नाइकर किस चीज़ के लिए फेमस हैं या किस नाम से फेमस हैं? पेरियार नाम से फेमस हैं। When did separatist forces begin to dominate जम्मू एंड कश्मीर? सेपरेटिस्ट फोर्सेस वो होती हैं जो अलगाववादी, जिनको हम बोलते हैं, जो अलग होने की बात करती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में कब इनका दबदबा बढ़ने लग जाता है? 1989 के बाद, है ना। कौन सी पार्टी ने फेवर किया था आर्टिकल 370 को हटाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी। और डीएमके के फाउंडर कौन है? सी अन्नादुरई जो हैं ये डीएमके के फाउंडर हैं, द्रविड़ मुनेत्र कझगम। लाल डेंगा कौन सी पार्टी के लीडर थे? मिजो नेशनल फ्रंट। किसकी लीडरशिप में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मूवमेंट स्टार्ट किया था? शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में। किसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया था? राजा हरी सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट किसको माना जाता है? द्रविडियन मूवमेंट को माना जाता है। गोल्डन टेम्पल में एक मिलिट्री एक्शन लिया गया था, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब अकॉर्ड के बारे में बताइए। तो बेटा पंजाब अकॉर्ड के बारे में 2-3 पॉइंट सुन लो। पंजाब अकॉर्ड मतलब पंजाब का एक समझौता हुआ था। पंडित पहले तो हमारे प्रधानमंत्री थे पीएम राजीव गांधी, और दूसरा पंजाब अकाली दल के प्रेसिडेंट थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, इसलिए इसको राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, जिसको बोलते हैं राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। और यहाँ पर कोशिश की गई थी कि पंजाब में अब हम नॉर्मल सी लेके आएंगे, मतलब शांति स्थापित करेंगे, है ना। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1973 में पास हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अकाली दल की, वहाँ पे पास हुआ था। आसाम अकॉर्ड के कुछ पॉइंट बताइए आप, ठीक है। तो आसाम अकॉर्ड भी राजीव गांधी और आसू के जो लीडर्स थे इनके बीच में साइन हुआ था 1985 में। इशू था बाहर से आने वाले लोगों को रोकना। आसाम के अंदर बाहर से जो लोग आए उनको रोकने से संबंधित था। मेन पॉइंट क्या है इसके? मेन पॉइंट ये दे रखे हैं कि बांग्लादेश जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश वॉर कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था। तो जितने भी फॉरेनर्स बांग्लादेश वॉर के टाइम पर और बांग्लादेश वॉर के बाद आसाम में आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब उनको भेजा जाएगा, जहाँ से आए उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। पहला पॉइंट तो ये था कि बांग्लादेश वॉर के दौरान इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी इस दौरान आसाम में जो भी लोग आए बाहर से फॉरेनर्स उनको आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा उनको डिपोर्ट करना है। दूसरा पॉइंट इसका था असोम गण परिषद, ये पावर में आती है 1985 में, और ये प्रॉमिस करती है कि भाई हम फॉरेन प्रॉब्लम्स को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और एक गोल्डन आसाम बनाएंगे। तो ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। विच अकॉर्ड प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम? मिजोरम की हिस्ट्री में कौन सा जो अकॉर्ड है, समझौता, अकॉर्ड का मतलब समझौता है, वो एक टर्निंग पॉइंट निकल के आता है। तो ये है 1986 का अकॉर्ड, जो राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में साइन हुआ था। और यहाँ पर मिजोरम को एक फुल फ्लेज स्टेटहुड दे दी जाती है। फुल फ्लेज स्टेटहुड का मतलब पूरा कंप्लीट स्टेट की पावर दे दी जाती है, साथ ही साथ में स्पेशल पावर्स और दे दी जाती है मिजोरम को, है ना। और यहाँ पर आकर आपको देखने को मिलेगा जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसने अलग होने की जो डिमांड कर रहे थे ना, वो ख़त्म कर दी कि अब हम अलग नहीं होंगे, अब हम भारत का ही पार्ट रहेंगे। गोवा की क्या समस्या थी और गोवा को कैसे लिबरेट किया गया था और गोवा कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बना, थोड़ा सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता है 1498 में इंडिया में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कौन था? पोर्चुगीज़ थे, और पोर्चुगीज़ ने स्पेशली एक अड्डा अपना जो बनाया था मेन, वो था गोवा। अब भारत आज़ाद हो गया, इंडिया को आज़ादी मिल गई 1947 में, मगर गोवा को आज़ादी मिलती है 1961 में। ये ध्यान रखना, कितना समय लगा है ना। तो गोवा पोर्चुगीज के अंडर में हुआ करता था। गोवा के साथ साथ पोर्चुगीज दमन द्वीप इनको भी कंट्रोल करते थे 6th सेंचुरी से। 6th सेंचुरी का मतलब 1501 से 1600 का टाइम को हम बोलते हैं 16th सेंचुरी, है ना, 16th सेंचुरी। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पोर्चुगीज भी छोड़ के चले आएंगे, मगर पोर्चुगीज ने जाने से मना कर दिया। और गोवा के जो लोग थे वो कह रहे यार हमें तो अपनी मदरलैंड मतलब भारत के साथ मिलना है, मगर पोर्चुगीज मना कर रहे थे, है ना।
तो यहाँ के लोगों को सप्रेस भी किया जाता है। पीपल ऑफ गोवा सप्रेस्ड फ्रॉम रिलीजियस कन्वर्जन एंड सिविल राइट्स नोन एज गोवा प्रॉब्लम। गोवा में एक अलग ही समस्या चल रही थी, यहाँ पे धर्म मतलब धार्मिक जो है परिवर्तन किया जा रहा था लोगों को राइट्स नहीं थे, गोवा प्रॉब्लम थी। और 1961 में 2 दिन के अंदर गोवा, दीव, दमन इन सबको पोर्चुगीज रूल से लिबरेट कर दिया जाता है और यहाँ पे भारत सरकार एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। और फाइनली गोवा जो है 1961 में तो लिबरेट हो गया और 1987 में इसको एक स्टेट का दर्जा मिल जाता है, स्टेट की पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। एक चैप्टर और बचा है इस बुक का, उसके बाद ये बुक ही आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। एंड आई एम श्योर आप सब इन क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। सो बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।